ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली पेरेंट्स के रोल पे वीडियो होने वाला है कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है ऑटिज्म को ठीक करने में, रिकवर करने में, उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है और वो कहाँ कहाँ चूक जा रहे हैं, कहाँ लैक हो जा रही है उनसे। इन्हीं सब बातों पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि कितनी बार मैंने बोला है कि ऑटिज्म इज क्यूरेबल। इस बात को जब हम बोलते हैं तो इसके पीछे कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम देते हैं ना, इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उन टर्म कंडीशंस में सबसे पहला टर्म ये है कि सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है, जो डिजॉर्डर है उसकी सीवियरिटी क्या है। किसी भी डिजॉर्डर को देखेंगे तो उसकी रिकवरी डिपेंड करती है सीवियरिटी पे। इसके अलावा पेरेंट्स की सिंसियरिटी दूसरा टर्म है। तीसरा होता है कि आप किनके पास लेके जा रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, जो रिहैब सेंटर हैं, जो न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर है, या फिर जिनके पास भी आप लेके जा रहे हैं उनका डेडिकेशन कितना है, उनके पास नॉलेज कितना है और सारी बातों से अलग उनका इंटेंशन क्या है, वो ठीक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बस इतना आपको पहले ही महीने में पता चल जाता है। तो जब ये आपको पता चल जाए, जब ये आपको समझ में आ जाए तो फिर उसी एक महीने में आपको डिसाइड कर लेना चाहिए और समझ भी जाना चाहिए कि बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा। तो अपने आप को भी तोलना चाहिए, उसके बाद से किस तरह की सीवियरिटी है वो और जहाँ पे आप जा रहे हैं, ये सारी बातों पे डिपेंड करता है ये ऑटिज्म का रिकवर करना। ये छोटी सी बात नहीं है, रिहैबिलिटेशन का ये है। रिहैबिलिटेशन का हिंदी मीनिंग मैंने कितनी बार बताया, पुनर्वास होता है। पुनर्वास मतलब फिर से बसाना होता है। फिर से बसाना मतलब कि एक नॉर्मल ट्रैक से बच्चा हटा है, वापस उसी ट्रैक पे लेके आना है। जैसे कि ऑटिज्म या फिर ये जो भी ADHD और जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, वो डिसऑर्डर में आते हैं। डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। तो डिसऑर्डर मतलब सिंपल ये होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक ऑर्डर में हमने पढ़ दिया। अब 1 3 5 6 10 9 8 5 4 3 ऐसे करके ये डिसऑर्डर हो गया। अब बस इसी चीज़ को, जो डिसऑर्डर हमने किया, इसको प्रॉपर ऑर्डर में फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देंगे, ये हो गया ठीक एक प्रॉपर ऑर्डर में। बस इतना ही सा खेल है। हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। रिहैबिलिटेशन हमेशा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ये समय लेता है, इसमें समय लगता है, तब जाके ये क्योर होता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में। बहुत बारी पेरेंट्स लोग क्या होता है कि डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, वो थक हार जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। कई बार उनके मन में निराशा आती है। जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल में बताया, MP से एक हैं जयदेव जी, उनकी बच्ची काफ़ी हद तक अभी ठीक है, तो बीच में बहुत बार वो निराश भी हुए हैं। वो काम करने के लिए कहीं दूसरे ये में चले जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, घर से दूर रहते हैं। जिस तरह उनका ड्यूटी रहता है उसी के हिसाब से उनको काम पे जाना होता है। तो क्या है कि बच्ची उनके बिना थोड़ी सी मतलब ये रहती थी, उदास रहती थी। आते थे तो बोलते थे कि सर इस तरह का ये है। हमने कई बार समझाया, बहुत जगह वो लो फील करे, वहाँ भी समझाया कि जैसे जैसे कहा जा रहा है बस वैसे वैसे कि स्टेप बाय स्टेप वैसे होगा, और वो बच्ची काफ़ी हद तक ठीक हो गई। इसी तरह सैकड़ों बच्चे हैं। एक बच्चा है 2.5 पौने 3 साल का होगा, वो अमेरिका से, पेंसिल्वेनिया से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए उन लोग। तो उन लोगों का क्या है कि पता नहीं पहले कहीं पे थेरेपी करा रहे थे या फिर किसी डॉक्टर को दिखाने का अपॉइंटमेंट मांगा था, तो 9 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला था। तब तक के लिए घर पे किसी के लिए बुला रहे थे होम विजिट में किसी थेरेपिस्ट को। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये होगा। उन लोगों ने हमारा वीडियो देखा, संयोग से वो लोग नेपाल से हैं तो उन लोगों को हिंदी समझ में आती है, वीडियो हमारा देखा, उसके बाद हमसे संपर्क किया। अभी लगभग 30-35 सेशन हुए होंगे बच्चे के, और इस 30-35 सेशन में वो बच्चा काफ़ी हद तक रिकवर कर रहा है। चूँकि अभी वो क्या हो रहा है ना कि अभी वो उस तरफ बढ़ रहा था, उसकी प्रॉब्लम अभी ग्रोइंग फेज में थी, तब तक ही सही सॉल्यूशन मिल जाने की वजह से अब वो तो एक जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी वो रुक गई, और जो उसमें जो भी डिजॉर्डर्स आ गए, उन जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है उसको,
तो वो अब धीरे 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 उसको कम किया जा रहा है। जबकि हमने डायग्नोसिस किया, बताया कि सेंसरी इश्यूज ये सारे हैं, सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करी तो उनको बात समझ में आई। पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल लोग हैं वो, तो उनको बात समझ में आई। वहाँ वाले जो आ रहे थे, अमेरिका वाले थेरेपिस्ट जो भी थे, तो वो कह रहे थे नहीं इसको सेंसरी इशू तो नहीं है, इसको बिहेवियर का ही है। जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं है, दुनियादारी का समझ नहीं है, वो अपने आप के बारे में नहीं जानता है, उसमें बिहेवियरल डिजॉर्डर कहाँ से आ गया? तो ये ही सारी चीज़ें हैं समझने की। हम यही करते हैं कि आपको समझाना चाहते हैं कि आप समझो ना भाई, आपका बच्चा है तो आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा कि जो प्रॉब्लम उसको है और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, ये आप समझो। ये आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आप समझोगे तभी उसकी मतलब कि उसका मर्म समझोगे, उसका उसमें क्या समय लगेगा, क्या होगा, वो एक्सप्लेन करने वाला कोई होना चाहिए ना। तो हम कर रहे हैं ना, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप समझो। आप समझने को तैयार हो तो आपको समझ में आएगा। अब वीडियो में बहुत सारी बातें हमने कही होती हैं, उसका बहुत सारे लोग गलत अर्थ निकालते हैं, क्योंकि वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो पूरा वीडियो जब आप नहीं देखेंगे ना तो आपको बात समझ में आएगी ही नहीं। कहीं से कुछ उठा के आपने ये कर लिया तो फिर आपको आधे अधूरे में कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम तो जो इम्पोर्टेंट वीडियो होता है स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 1 मिनट भी मिस नहीं कीजिएगा। थोड़ा समय निकाल के, आज नहीं देख सकते, किसी खाली समय के लिए आप ये कर लें, उस टाइम में जाके उस वीडियो को देखें तो आपको बात समझ में आएगी। अब इसी पे हम कुछ बताना चाहेंगे। जैसे क्या है कि ना, पहले हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, हमारे एक संस्कृत के टीचर हैं, वो 9th 10th में पढ़ाते थे सर, तो मेरे ही साइड के हैं वो, और पंडित जी हैं, संस्कृत का भी, संस्कृत में उन्होंने बीएड किया हुआ है, काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल आदमी हैं, विद्वान आदमी। उन्हीं के पढ़ाने की वजह से संस्कृत में हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ा, और इंग्लिश को हम लोग ज़्यादा महत्ता कभी भी नहीं दिए, संस्कृत को ज़्यादा महत्व दिए। संस्कृत पढ़ना, संस्कृत में कुछ चीज़ें जानना अच्छा लगता है। तो खैर वो सर जो हैं, एक बार ऐसे ही क्लास में हम लोग बैठे हुए थे, कुछ वो पढ़ा रहे थे, तो कुछ बच्चों का ध्यान होता है, कुछ बच्चों का ध्यान नहीं होता है। अब क्या होता है कि जिनका ध्यान नहीं होता वो किसी बात का अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। तो उसी पे वो समझा रहे थे कि श्रोता मतलब कि सुनने वाला। तो श्रोता जो होता है ना, वो बोले कि 4 तरह का होता है। अब क्या क्या होता है? तो बोले सबसे पहला श्रोता जो होता है वो श्रोता ही होता है। श्रोता मतलब कि बात को सही से सुनने वाला और उसका सही मतलब समझने वाला। नहीं समझ में आए तो पूछ लिया, वो सही श्रोता होता है। तो इसकी संख्या बोले कि मात्र 20 से 25% होती है श्रोता की संख्या। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सोता। सोता मतलब कि वो सभा में गया, किसी का भाषण सुनने गया, सत्संग सुनने गया, कोई प्रवचन सुनने गया, लेकिन वो जाके वहाँ पे सो गया। इसकी संख्या 25% इसकी भी होती है। बोले 25% श्रोता होता है, 25% सोता होता है। उसके बाद तीसरी वैरायटी जो आती है श्रोता की, वो होती है सरौता। सरौता मतलब क्या है कि वो सुपारी काटने वाला, जो पान वान लोग खाते होंगे तो उनको पता होगा सरौता, वो जो सुपारी को काटने वाला एक औजार होता है उसको बोलते हैं सरौता। तो सरौता इसका परसेंटेज होता है 50%। 50% मतलब 20-25 ये, 20-25 वो, 50% के अप्रॉक्स में ये सरौता। ये क्या करेंगे कि इनको मतलब नहीं है बात क्या कही जा रही है, उसका मर्म क्या है, उससे कुछ सीखा जा सकता है कि नहीं सीखा जा सकता है, सामने कौन है, सुनने वाला कौन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या करना है कि उस बात को लेके और उसी सुपारी की तरह काट छांट के इधर उधर मिलाना है। मतलब कि हर बात में वो अपना इलॉजिकल लॉजिक घुसा के उसको काट छाट करना। तो ये होते हैं सरौता। और चौथा होता है सरकौता। सरकौता मतलब कि जो उस तरह के लोग होते हैं वो, मतलब कि वो सरकौता मतलब सरकाने वाला।
तो जो चप्पल वप्पल लेके इधर उधर भागने वाले नहीं होते हैं कि उस सब के ये में जुटे और अपना चप्पल पुराना छोड़ा और ये लेके भाग गए, जो गाँव से बिलोंग कर रहे होंगे छोटे शहरों से, उनको पता होगा ये सब। तो चौथा होता है सरकौता। इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है अभी के समय में खासकर, और हमारे समझाने का जो ये मतलब है यहाँ उस सरकौता से रेलेवेंस नहीं है कोई। अब ये सरौता वैरायटी जो होती है श्रोता की ना, ये अपना नुकसान तो करती करती है, इनके इन्फ्लुएंस में जो लोग आ जाते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम अपने वीडियो में ऐसे लोगों से अवेयर करते रहते हैं कि आपके पास बुद्धि है, आपके पास अपना दिमाग है, आप वीडियो को देखें, आप जज करें, आपको सही लगे कि जेन्युइन बात कही जा रही है तो बस उसको फॉलो करें। क्यों बिना मतलब हम लोग सारी ज़िंदगी दूसरे से राय, हिंदुस्तान जो हमारा भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी के मामले में भी, अभी चाइना से भी आगे निकल गया। तो यहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादातर लोगों की संख्या है रायचंद लोगों की। यहाँ इतनी सारी आबादी है तो लोग को कुछ काम नहीं है, तो क्या होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, या फिर क्या हो रहा है कि किसी फील्ड के एक्सपर्ट बन गए, जिस फील्ड में उनको सबसे कम पता है उसके एक्सपर्ट। तो यहाँ राय चंद लोगों से, और हम लोग भी क्या होता है कि दूसरे से, अपने काम में दूसरों से राय लेते हैं। क्यों राय लेना, अपना डिसीजन अपने बनाएं। तो आपको अपने से सोचना समझना, सबको सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दी है। सब अपना परिवार अच्छे से संभाल सकते हैं। परिवार संभालने में, शादी ब्याह करने में, नौकरी करने में किसी से राय तो आप लेने नहीं जाते हैं। तो जब ये सब सारी चीज़ों में आपने तो बच्चे को लेके कि हाँ कहाँ जाएं, क्या करें, नहीं करें, जहाँ आपको सही लगे वहाँ जाएं। लोगों से राय न लें, सरौता लोगों से दूर रहें, श्रोता बने, बात को सुने, समझें, नहीं समझ में आए तो उसके बारे में पूछें। जेन्युइन सवाल होगा जवाब दिया जाएगा, अननेसेसरी सवाल होगा जवाब नहीं दिया जाएगा। सोता भी ना बने, वीडियो देखना है तो अच्छे से देखें, देखते देखते टीवी भी देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर अपने बच्चे के लिए आप नहीं कुछ कर पाएंगे। तो जब जेन्युइन बातें बताई जाएं तो उस बात को अच्छे से समझें, तभी जाके आपको बात समझ में आएगी। अब हम कह रहे थे कि पेरेंटिंग पे बात करते हैं, तो पेरेंटिंग में भी पेरेंट्स की भी बात हम ऐसे ही कर रहे हैं कि वो भी उसमें, उनमें भी श्रोता कम है, सोता उसी के रेशियो में है, और सरौता ज़्यादा है। तो सरौता लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि बच्चे की लाइफ का सवाल है तो अच्छे से डील करें थोड़ा। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उसको अच्छा कपड़ा पहना देना, अच्छे होटल में खिला देना, अच्छी गाड़ी खरीद के दे देना और मॉल और पार्क घुमा देना, इतना ही नहीं होता पेरेंटिंग का मतलब। पेरेंटिंग का मतलब ये भी होता है कि बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए सही एक टीचर जैसे सेलेक्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, वैसे ही अगर बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो सही एक उसके लिए थेरेपिस्ट, सही एक डॉक्टर उसके लिए चुनेंगे। और अभी के समय में हर किसी के पास एक्सेसिबिलिटी है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में ये है, किसी भी टर्म को आप अच्छे से सर्च करके उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। विकिपीडिया जैसा कई साइट है, कई सारा ये, उस पर आपको ब्लॉग वगैरह मिलेगा, उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे मिलेंगे। इंग्लिश में नहीं समझ में आता उसको तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से पढ़ के आप समझ सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद जब जिनके पास भी आप जा रहे हैं उनसे इस बारे में सवाल करें, और सवाल करें जब आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिले तो वो जगह छोड़ दें। हमारे पास भी जो लोग आते हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री अगर जवाब नहीं मिले तो हमारे यहाँ से छोड़ दें। हम तो इतनी क्लैरिटी के साथ कौन कहता है, हम सिर्फ इसलिए कहते हैं, हम तो कहते हैं कि आप जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमारे यहाँ से आप छोड़ दें, आप बच्चे पे काम करें। हम तो चाहते हैं कि सारे लोग इंडिपेंडेंट बने, अपने हिसाब से डील करें, क्योंकि एक दो दिन का खेल ये नहीं है, ये सालों साल चलने वाला ये है। तो सारे लोग, एक तो कुछ लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग क्या है कि उतना टाइम मैनेज नहीं कर सकते, कुछ लोग क्या है कि फिजिकल सेशन में दूर दराज से आके प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसके लिए ही हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम भी ये करा है। तो जो लोग ऑनलाइन में जुड़ना चाहें, ऑनलाइन में जुड़ना क्यों, ऑनलाइन के बारे में क्यों बार बार हम चर्चा करते हैं। ऑनलाइन में जुड़ना, अभी हर जगह हर किसी के पास 1.5 GB डेटा मैंडेटरी है। आधार कार्ड से ज़रूरी तो डेटा हो गया, हर के फ़ोन में 1.5 GB है। तो उसको अननेसेसरी रील में और अननेसेसरी फालतू का न्यूज़ में खर्च करने से अच्छा है
कि उसके लिए कुछ आप कुछ बच्चों के लिए कुछ वीडियो देख लिए, ढंग का कुछ ये कर लिए, कुछ आर्टिकल पढ़ लिए, उसी डेटा से आप दूर दराज कहीं दुनिया भर में कहीं भी हैं, अगर ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं या फिर जहां भी आपको सूटेबल लगता है आप जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है ना कि आपके बच्चे के लिए एक सही गाइडेंस मिलता है। ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है, क्या इसमें करना चाहिए। इसके तो कंटेंट यूट्यूब पे भरे पड़े, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको समझ में आएगा। फिजिक्स पढ़ना होगा तो इंग्लिश के टीचर से तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स के टीचर के पास जाना। केमिस्ट्री पढ़ना होगा तो थोड़े हिंदी का टीचर पढ़ा देगा। ये सरकारी स्कूल थोड़ी एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ा देगा। इसीलिए ना हम लोग कैरियर जब चूज करना होता है बच्चों का, बढ़िया से उनको कॉम्पिटिटिव फील्ड में लेके जाना होता है, तो बढ़िया से बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट। क्यों लोग सारे शहरों से, बड़े बड़े शहरों से भी, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों से लोग कोटा भेज देते हैं बच्चों को ये करने के लिए कि वहाँ पे जाके मेडिकल की तैयारी करेगा, वहाँ पे जाके जेईई की तैयारी करेगा, आईआईटी की तैयारी करेगा, क्योंकि वहाँ उस तरह का माहौल है, उस तरह के टीचर्स हैं, उस तरह का हब है। तो उन सब जगहों से, उस तरह के माहौल में जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो जाके आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि कोविड के टाइम में ऑनलाइन की सुविधा मिलने, कोटा से भी उस तरह के टीचर्स मिलने लगे, उस तरह के कर, तो जो लोग बाहर जाके नहीं रहना अफोर्ड कर सकते, घर से फी अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग ऑनलाइन सेशन में भी पढ़ाते हैं। उससे भी बच्चे अगर होनहार हों तो ये करते हैं। उसी तरह की बात है कि ऑनलाइन सेशन में आप देश दुनिया कहीं से जुड़े। अभी 20+ कंट्रीज से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। डेली कुछ ना कुछ इंक्वायरी करते रहते हैं लोग। कुछ लोग पहले से बुकिंग भी करके रखते हैं। बहुत सारे लोग 1-1 सप्ताह 10-10 दिन से बुकिंग हुआ है, अपॉइंटमेंट ये हुआ है, असेसमेंट वगैरह का ये होता है। तो इस तरह के लोग क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि हम सिर्फ हम ही एक ऐसे ये हैं कि जो चाहते हैं इंटेंशनली कि आप इंडिपेंडेंटली अपने बच्चे को डील करें। हम छुपाते नहीं हैं कि आपके बच्चे में क्या करना चाहिए, हम कुछ नहीं बताएंगे, बस ऐसे ही रहने देंगे। आप हमारे पास लेते आइए, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम अपने यहाँ कर रहे हैं, सिर्फ इसी से ठीक हो जाए। नहीं होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि क्या करना, जब तक आप नहीं करेंगे कि क्या करना, आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। तो जिन लोगों को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। और क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, अभी कुछ लोग हमारे जैसे कि कुछ इस फील्ड में हम हैं, इसी फील्ड वाले बहुत सारे लोग हैं, दूसरे के थ्रू कुछ निगेटिव कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। और ये पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? जब ईमानदारी से आप काम करते हैं, इंटेंशनली आपको लगता है कि आप क्या है कि एक मानव सेवा का धर्म है ये। आप अपने ऑक्यूपेशन के साथ साथ, प्रोफेशन के साथ साथ अगर एक इंसानियत की सेवा भी कर रहे हैं तो ये आपको अंदर से बूस्ट करता है आपकी एनर्जी। तो निगेटिविटी हमारे पे कुछ असर नहीं करने वाली है। और हमारे जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं वो ही इतना हम लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, वो अपना बता के कि हाँ बच्चे में इस तरह का इम्प्रूवमेंट है, इस तरह का इम्प्रूवमेंट है। एक मैडम हैं, वो जालंधर से हैं, कनाडा में रहती हैं। 2-3 महीने हुआ उनको जुड़े हुए, वो बहुत कम ही उनका सेशन हो पाता है क्योंकि टाइम जोन अलग अलग होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। जो भी समय में हुआ उनके बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेज आए हैं, जबकि उन्होंने बहुत जगह थेरेपी कराया, फिजिकली भी वो लोग प्रेजेंट हुए, बहुत महंगा थेरेपी कराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे साथ जुड़ने के बाद जो हमने बताया, थोड़ा स्ट्रिक्ट हम उनके साथ हुए, कई बार उनको हम लोग ने डांटा भी है, रूडली उनसे एक भी करा है कि आप जब तक बच्चे के साथ मोह माया ना छोड़ोगे तब तक बच्चा ठीक नहीं होगा। उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। कुछ लोग क्या होता है कि उनको लगता है कि अरे वाह, हम तो पैसा दिए हैं तो ये हमसे एकदम पोलाइटली बात करें। नहीं, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपसे स्ट्रिक्ट भी हुआ जाएगा, क्योंकि बच्चे को ठीक करना है। हम आपसे दोस्ती यारी बढ़ाने नहीं आ रहे, आपसे हमको कोई मतलब भी नहीं है, बच्चे से मतलब है। और बच्चे से मतलब है तो उसके लिए जो पॉजिटिव होगा, जो सही चीज़ होगा वो हम करेंगे। तो उनके बच्चे में काफ़ी अच्छा ये हुआ। हमने कभी नहीं पूछा, उन्होंने ग्रुप में मैसेज किया, 100 के आसपास लोग हैं ग्रुप में, उसमें उन्होंने मैसेज किया, बताया कि बच्चे में कैसे कैसे पॉजिटिव चेंजेज है। उसकी वजह से क्या होता है कि और सारे लोग मोटिवेटेड होते हैं, उनको एक होप मिलती है। तो ये जो होप हम लोग पॉजिटिव होप दे रहे हैं और बच्चे ठीक भी हो रहे हैं, ये इन लोगों का प्यार है कि हम ऐसे पॉजिटिविटी को फैला रहे हैं।
तो क्या है कि जो लोग अब जे देखे क्या होता है ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, बोला जाता है कि किसी को क्या होता है कि उसी पत्थर में भगवान दिखते हैं, किसी को उसी में पत्थर दिखते हैं। तो सबका अपना 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 थिंकिंग। हाँ, जिसका जैसा जवाब बोले ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन, जो जैसा सोचेगा उसी के हिसाब से उसका ये होगा, उसके साथ उसी तरह का ये होगा। तो आप लोग क्या है कि अगर एक ये है, हमको याद आ रहा है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना, ये वाली बात है। तो जो लोग भी किसी के कहने पे बहकावे में आके उल्टा पुल्टा ये करते हैं वो ना करें, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना है और आपके अंदर निगेटिविटी भरते जाएंगे। जिस तरह की आपकी थिंकिंग रहेगी आप वही बनते जाएंगे, तो निगेटिविटी आपके अंदर में भरती जाएगी और फिर क्या होगा कि आप अपने ही बच्चे का नुकसान कर देंगे। तो वो सब चीज़ें ना करें। जिनको भी हमसे हेल्प चाहिए है सबके लिए ये खुला हुआ है, ये सबको हम जो हो सकता है हर संभव हम लोग मदद करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं, सबके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने एंड से सब तरह से ये करें, लोगों की मदद करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको बात हमारी समझ में आई होगी और मिशन ऑटिज्म मुक्त भारत का जो हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं, 5 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। 3 महीने पहले से हमने ये शुरू किया है, अभी काफ़ी देशों तक हम लोग पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे और सब देशों में भी हम पहुंच रहे हैं। तो ये सब आप ही लोगों के सहयोग की वजह से हो रहा है। इसी तरह से सहयोग एक दूसरे का रहेगा, एक दूसरे के सहयोग से ही हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और 5 साल के बाद उम्मीद है कि लगभग अवेयरनेस तो फैल जाएगी ऑटिज्म को लेके, लोग गुमराह नहीं होंगे दवाओं और जांच के चक्कर में और मल्टीपल थेरेपी सेशंस के चक्कर में। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। धन्यवाद।